नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव आयोग के लोग पहुंचे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, उनके और साथी हैं, और यहाँ मीटिंग्स चल रही है। और कहा जा रहा है कि एक दो दिन में सारी मीटिंग, सारी तैयारियां, सारी कार्रवाइयां पूरी हो जाएगी। उसके बाद सोमवार या मंगल को चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी कि बिहार में चुनाव किस किस तारीख को होने वाले हैं। अब तक जो खबर है वो ये है कि 2 से 3 चरण में चुनाव होंगे पूरे बिहार में, बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर। और 22 तारीख तक पिछली विधानसभा की अवधि है, यानी 22 नवंबर तक चुनाव हो जाना चाहिए। तो माना जा रहा है कि छठ के तुरंत बाद चुनाव होंगे। और छठ जो है वही फर्स्ट वीक में है, 5-6 तारीख के आसपास। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने माहौल बनाया था एसआईआर के हवाले से, एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि घुसपैठिया भरे पड़े हैं बिहार में। प्रधानमंत्री अभी भी घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार में जो घुसपैठिया चिन्हित किए गए हैं, कुछ 6,000 के बीच की चर्चा आ रही है अखबारों में कि 6,000 घुसपैठिया पकड़े गए। और वो 6,000 कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। इसको समझिए। घुसपैठिया के तौर पे देखा जा रहा था कि मुस्लिम की बात की जा रही थी, बांग्लादेशी मुस्लिम। लेकिन घुसपैठिया जो चिन्हित किए गए वो उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, और वो महिलाएं नेपाल की हैं। अब नेपाल की कैसे हैं महिलाएं, ये भी मैं बता दूं। ये कितना बड़ा मजाक है, इसको समझिए। पूरी भारत सरकार, पूरा चुनाव आयोग बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो मजाक बना दिया है। नागरिकों का मजाक, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक, और पूरी प्रक्रिया का मजाक। 6,000 जो घुसपैठिया चिन्हित किए गए हैं उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, और जो मैंने कहा अखबार कह रहा है, प्रभात खबर की रिपोर्ट है बाकायदा, कि उसमें 6,000 महिलाएं, 6,000 लोग चिन्हित किए गए, और वो नेपाल मूल की है। उसमें कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि बिहार और नेपाल का संबंध जो है बेटी रोटी का संबंध भी है। बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं, खास करके मिथिलांचल का जो इलाका है, और नेपाल में मधेसी कहलाते हैं। मधेसी लोग में ज़्यादातर जो है बिहार के लोग, जो वहाँ जाकर के बस गए। उनके आधे परिवार के लोग बिहार में हैं, आधे परिवार के लोग उधर है। उनकी बेटियां यहाँ शादी करके आती हैं, यहाँ की बेटियां वहाँ शादी करके जाती हैं। तो बेटी रोटी का संबंध है। अब उसको घुसपैठिया कह करके उनका नाम निकाल रहे हैं। नेपाल में अब तक नेपाल को लेकर के इस तरह से नहीं रहा कि ये नागरिक है या नहीं है। आम आदमी के बीच वो नेपाल और बिहार जो है वो गांव की तरह। कई सारे लोग हैं जो खाना इधर खाते हैं और खाली होने के लिए उधर जाते हैं, नेपाल में जाते हैं। वैसे ही उधर से आना जाना बड़ा, कोई बाढ़ नहीं लगी हुई, कोई बड़ा कहरा कड़ा पहरा नहीं है, कोई पासपोर्ट चेक नहीं करता आने जाने के लिए। लेकिन अब जो है घुसपैठिए के नाम पर नेपाल की कुछ महिलाओं को जो शादी करके हिंदुस्तान आ गई हैं, उनको आप निकाल दोगे, वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दोगे। उससे क्या होगा? क्या वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगी? आमतौर पे माना जाता है कि महिलाएं जहां शादी करके जाती हैं वही उनका घर है। जयशंकर प्रसाद जो है, जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि जयशंकर जो विदेश मंत्री है, उनकी पत्नी विदेशी मूल की। सोनिया गांधी को लेकर के बड़ा तमाशा हुआ। सोनिया गांधी दूसरे देश की है, इटली की है, शादी करके हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान ही उनका घर है। मेरी माँ जिस गांव में जन्म ली वो उसका गांव नहीं है, उसका गांव मेरा गांव है जहां मेरे पिताजी रहते थे। तो आप घुसपैठिया के नाम पर अपना नैरेटिव चूंकि चलाना चाहते हो, हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करते रहते हो, उसको लेकर के आम आदमी को, कॉमन आदमी को, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी राजनीति से, उनको आप परेशान करोगे, हरास करोगे। यही नरेंद्र मोदी सरकार की जो है राजनीति है। आम आदमी को कैसे परेशान किया जाए, कमजोर आदमी को कैसे परेशान किया जाए, ये दिन रात जो है
जो उत्तर प्रदेश में चलाते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ अभियान, अब बिहार में भी खेल खेल रहे हैं। वो आ रहा है कि मोतिहारी साइड जो है वहाँ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। कौन लगा रहा है पोस्टर? कोई गरीब मुसलमान लगा रहा है। ये इन्हीं के लोग होते हैं, भाजपा के ही लोग होते हैं, आरएसएस के ही लोग होते हैं जो ये सब करवाते हैं। वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, इनके पेट होते हैं, पेट एजेंट है, पैसे पे काम करने वाले लोग होते हैं। और जो हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को उकसाते हैं, नारेबाजी करवाते हैं, फिर लाठियां चलती है, बुलडोजर चलता है, फिर एक नया नैरेटिव बनता है कि मुसलमान देश विरोधी है। बिहार में भी कोशिश की जा रही है, हालांकि बिहार में नीतीश कुमार इसके लगातार सख्त खिलाफ रहे। नीतीश कुमार ने घुसपैठिया के इशू को भी नहीं इशू बनने दिया और न ही हिंदू मुसलमान बिहार में इशू है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो बरेली में कांड हुआ, जो और दूसरे पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों में हाई अलर्ट लाया गया है। कई जगह छावनी में तब्दील कर दिया गया इलाकों को, बरेली उसमें से एक है। और समाजवादी पार्टी के 14 नेताओं का शिष्टमंडल बरेली पहुंच रहा ताकि मुसलमानों को लगे कि वो अकेले नहीं। लेकिन वो जो तौकीर रजा है वो कौन है, किसका आदमी? चैनलों पे वो जाता है, मुस्लिम की तरफ से हिंदुओं के लिए तमाम बातें बोलता है और एक टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान का एक भूत खड़ा करता है। कभी वो लड़ता दिखाई पड़ा आम गरीब मुसलमान की समस्याओं को लेकर? इतने घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, कहां है तौकीर रजा? तो तमाम जो मुसलमानों के रहनुमा बने हैं, मुसलमानों के नेता बने हैं, वो कहाँ हो जाते हैं जब आम आदमी के घर तोड़े जाते हैं, आम मुसलमानों के साथ मारपीट की जाती है, आम मुसलमानों को बैन किया जाता है कि गांव में घुसने नहीं देना, आम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। जो बीजेपी के भीतर जो मुस्लिम नेता है वो कहाँ चले जाते हैं? जो और दूसरे नेता है मुसलमानों के और बीजेपी के साथ जो है, कभी आदित्यनाथ के साथ, कभी वाजपेयी जी के साथ, कभी राजनाथ सिंह के साथ, कभी नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई पड़ते हैं, वो नेता कहाँ चले जाते हैं? बिहार में भी वो कोशिश हो रही है, आई लव मोहम्मद का सिगुफा खड़ा किया जा रहा है। तुम्हारे पोस्टर लगाने से मोहम्मद से कोई प्यार करने लगेगा? तुम्हारे पोस्टर नहीं लगाने से कोई मोहम्मद से नफरत करेगा? ये इस तरह की जो घटिया राजनीति है, ये संघी आरएसएस के लोग, उनका यही जीवन दायिनी मंत्र है, नफरत। चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते। चीन ने कितनी जमीन हमारी कब्जा की हुई है, चीन कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए, इस पर कभी कोई संघी बोलता नजर नहीं आता है। घिघी बन जाती है नरेंद्र मोदी जी की, एक स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन हमारे भारत के सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राजनाथ सिंह सब बोल रहे हैं पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हिंदू मुसलमान करने में आसानी होती है, पोलराइजेशन होता है, और माना जाता है जो आम कमजोर गरीब मूर्ख किस्म के हिंदू हैं, अनपढ़ है, वो उस बातों में आ जाते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी। हिंदू इसी बीजेपी की वजह से हिंदू है, नहीं तो सनातन खत्म हो जाता। सनातन या हिंदू बीजेपी से पहले भी था, है, आदिकाल से। वेद लिखने वाले कोई संघी नहीं थे। जो इतने आख्यान है, इतनी कहानियां हैं जो जनमानस में बसी है, जो गांधी कहते थे कि हम उस राम को मानते हैं जो जनमानस का राम। वो तुलसीकृत रामायण का राम कितना है वो अलग है, वो वाल्मीकि के रामायण का राम कितना है वो अलग है। वाल्मीकि के रामायण पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि के रामायण में तो ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसको सुनने के बाद आम हिंदू जो है वो नफरत से भर जाता है कि राम ऐसा बोलते थे, राम ऐसा सोचते थे सीता के बारे में। तुलसी का जो रामायण है, जो रामचरितमानस कहलाता है, उसने रामायण की उस धारणा को बदल करके एक आम आदमी का राम खड़ा किया, जो स्ट्रक्चर खड़ा किया राम का। रामायण जो वाल्मीकि का राम की रामायण है और जो रामचरितमानस है वो डिफरेंट है। माना जाता है कि रामायण से ही आधार लिया है तुलसीदास ने, लेकिन तुलसीदास इतिहास से ज्यादा साहित्य है। और गांधी के जो राम थे उसी जनमानस के राम थे। राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम जिन्होंने
मर्यादाएं खड़ी की राजा के लिए, जिसने मर्यादाएं खड़ी की इंसान के लिए, पुरुष के लिए, पुत्र के तौर पर, पिता के तौर पर। हालांकि पति के तौर पर राम फ्लॉप रहे। तुलसीकृत रामायण में, रामचरितमानस में वहां भी महान बताया गया, लेकिन कई सवाल हैं जहां राम जो है कटघरे में नजर आते हैं। लेकिन खैर वो अलग अलहदा विषय, आख्यान पे मैं आज बात नहीं करना चाहता। लेकिन हिंदू मुसलमान करके जो राजनीति की जा रही है उसका बिहार में क्या असर? बिहार में उसका असर दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि जो मैं बार बार कहता हूं कि जो सवर्णवादी लोग हैं, जो मूलतः दिमाग से खाली हैं, जो कौवा कान लेके भागा सुनते ही कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं, उनके लिए मुसलमान सबसे बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से खड़ा करते हैं, जो आदित्यनाथ जिस तरह से खड़ा करते हैं, जिस तरह के आरएसएस के लोग खड़ा करते हैं, उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे लोग देखते हैं कि उनका जो है भूमिहारों से उनका झगड़ा है, उनका झगड़ा यादवों से, उनका झगड़ा पड़ोसी के अपने ही भाइयों से। आज सुबह ही हम लोग एक जगह बात कर रहे थे प्रोग्राम में, हमारे संजीव भाई के प्रोग्राम में, कि कुर्मी और कोयरी यादव मुख्यमंत्री बने पिछड़ों में से, कुर्मी मुख्यमंत्री बने 2.5% के आसपास कुर्मी है, कोयरी मुख्यमंत्री नहीं बना। इस तरीके से बने कुछ समय के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन? और कोयरी मतदाताओं को लेकर के तमाम पार्टियों ने फोकस किया। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार का तोड़ निकालने में सबसे पहले यही किया कि कोयरी वोट में कैसे सेंधमारी की जाए। उपेंद्र कुशवाहा को पहले इस्तेमाल किया, उपेंद्र कुशवाहा से बात नहीं बनी तो सम्राट चौधरी को खड़ा किया। लेकिन सम्राट चौधरी खुद जो है संकटों में घिरे, और प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा हमला सम्राट चौधरी पे किया। सम्राट चौधरी को जवाब देते नहीं बन रहा है। और अब बीजेपी के भीतर से, चाहे आरके सिंह हो, राजकुमार सिंह हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए सम्राट चौधरी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का जो इस्तेमाल करना था बीजेपी ने कर दिया। ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें नीतीश कुमार के भरोसे ये बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और उनको यकीन है कि नीतीश कुमार को पोस्टर बॉय बना करके सत्ता में आएंगे और उसके बाद हम अपना मुख्यमंत्री खड़ा करेंगे। और वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं होंगे। ये लोग दबे सबूत में भाजपा के लोग भी मानने लगे कि सम्राट चौधरी का इस्तेमाल हो गया, और इसीलिए प्रशांत किशोर को लगाया गया ताकि इतनी छवि खराब कर दो कि बीजेपी खुद ही किनारा कर दे सम्राट चौधरी से, क्योंकि वो पिछड़ा है। बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार में तो 2 जातियों में से किसी एक को बनाएगी, चाहे वो सवर्ण होगा, चाहे वो बनिया होगा। बनिया और सवर्ण को छोड़ करके बीजेपी किसी को दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो मुख्यमंत्री बनाए। ये आमतौर पे कहा जा रहा है। पिछड़े उनके लिस्ट में कहीं नहीं है, पिछड़े उनके पालकी ढोने वाले हैं। और उस पालकी में सबसे बड़े सरदार जो है इस बार के चुनाव में 2025 का चुनाव है, उसमें नीतीश कुमार साबित होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नाम पर ये वोट लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं रहने देंगे। अब लगातार कई सर्वे आ रहे हैं। सर्वे देखिए, लगातार सर्वे हो रहे हैं। ये बीजेपी का खास फंडा है, सर्वे। सर्वे से नैरेटिव बदलते हैं। नैरेटिव बदलते हैं ये मीडिया चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और अखबारों, मीडिया चैनलों पे हर जगह जो है कब्जा है। सर्वे करने वाले भी वही लोग। सर्वे में आ रहा है कि जो तेजस्वी कभी नीतीश कुमार से बहुत आगे हुआ करते थे, मुख्यमंत्री की रेस में लगातार पिछड़ रहा है। मुख्यमंत्री के रेस में तो अब पैरेलल लाके खड़ा कर दिया है प्रशांत किशोर को। कहाँ है प्रशांत किशोर? लेकिन प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री की दौड़ में ला दिए गए। नीतीश कुमार का ग्राफ कहा जा रहा है फिर बढ़ा है। नीतीश कुमार का कोई ग्राफ नहीं बढ़ा। नीतीश कुमार वहीं ठहरे हुए, स्टेगनेंट है। लेकिन मीडिया उनका ग्राफ बढ़ा दिखा रहा है, ताकि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, उनको लगे कि फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इसलिए वोट करो, एनडीए को वोट करो। और एनडीए जब जीतेगा तो बीजेपी
पर्ची वाला मुख्यमंत्री घोषित कर देगा और नीतीश कुमार चुप रह जाएंगे। ये असली रणनीति है बिहार में बीजेपी की। तेजस्वी भी मीटिंग कर रहे हैं और तेजस्वी ने पूरा जान प्राण लगा दिया है। कांग्रेस के भीतर मीटिंग चल रही है लगातार और कांग्रेस और तेजस्वी दोनों इस प्रक्रिया में है कि किस तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए और मीडिया के नैरेटिव को किस तरह से हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को, घुसपैठिया के नैरेटिव को खारिज किया जाए। और तेजस्वी ने हमेशा इसलिए मुद्दा बनाया जो जन समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा है या रोजगार है या स्वास्थ्य व्यवस्था है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए एनडीए क्या कर रहा है। बीजेपी घुसपैठिया वाले एजेंडे पे है, हिंदू मुसलमान पे है, एग्रेसिव नोट पे वहां नहीं है। वो प्रधानमंत्री आके बोल जाते हैं, गृह मंत्री आकर के बोल जाते हैं, मीडिया बोल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार जो है पैसे बांट रहे हैं। इसकी पेंशन बढ़ा दी, छात्रों को ये दिया, लड़कियों को ये दिया, महिलाओं को वो दिया, जीविका दीदियों को वो दिया, कर्मचारियों को वो दिया। अभी देखिए नया आया है कि जो टीचर्स हैं उनको 10-10 हजार का मोबाइल दिया जाएगा। ये क्या है? मतलब पैसे की जिसे समझिए बंदर बांट चल रही है। सबको बांट दो, खजाना खाली कर दो, ताकि दूसरा जो सरकार आए वो झेले। ये भी रणनीति है। नीतीश कुमार को ये पता है कि अब आने वाले नहीं है, इसलिए वो मुक्त हस्त से बांट रहे हैं। चुनाव के समय क्यों सूझ रहा है भैया आपको? इसको इतना पैसा देना है, उसको उतना पैसा देना है, उसको उतना पैसा देना है। चुनाव के पहले क्या कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। और बिहार में मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार के लोग जो दिखाए जाते हैं, नेशनल मीडिया में आता है कि जातिवादी है, जातियों में बटा हुआ बिहार। कोई जाति पाति में बटा हुआ नहीं। बिहार दूसरे कई प्रदेशों से बेहतर है, जागरूक है और जानता है चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, चुनाव में होने वाला क्या है। और यही वजह है कि बिहार में सबसे ज्यादा बीजेपी की परेशानी। बीजेपी परेशान है क्योंकि कोई दाव नहीं चल रहा बिहार में। घुसपैठिया का दाव पूरी तरह से फ्लॉप हो गया बिहार में। अब दाव बचता क्या है? नीतीश कुमार। लेकिन क्या नीतीश कुमार एनडीए को जीत दिलाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में दो ही व्यक्ति की चर्चा है, एक नीतीश कुमार, दूसरा तेजस्वी। एक 20 साल पुराना नेता जिसके पास विजन लगभग खत्म हो गया है, जो भाजपा की गोद में बैठा है, भाजपा किसी से मैं गर्दन जिसकी दबोच ले सकता है। और दूसरी तरफ तेजस्वी जिसके पास एक दृष्टि है युवाओं के लिए, जिसके पास एक दृष्टि है बिहार के लिए, जिसके साथ मीडिया नहीं खड़ा है, जिसके साथ तमाम तरीके के जो सवर्णवादी हैं वो जिसके खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस, हालांकि मैं कांग्रेस को बार बार मैं ब्लेम करता हूं बिहार में कि कांग्रेस उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरह से काम करना चाहिए। ये जो कुर्मी कोरी वोटर हैं या जो अति पिछड़े हैं, वो वोटर बेसिकली कांग्रेस के वोटर हैं जो नीतीश कुमार पर के पास गए थे। मैं किसी प्रोग्राम में बताऊंगा आपको, कल परसों के प्रोग्राम में, कि नीतीश कुमार का वोटर बना कैसे। नीतीश कुमार नालंदा में लगातार 2 बार हार गए थे, तीसरी बार उन्होंने जीती। कैसे जीते नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के साथ कुर्मी वोटर आए कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी होगी, मैं कल या परसों आपको सुनाऊंगा। लेकिन फिलहाल स्थिति है बिहार में बेहद टफ फाइट है और मीडिया के सर्वे के तमाम फंडों के, सरकार के जो फंडे होते हैं, उनके बावजूद तेजस्वी का स्वर कमजोर नहीं दिखाई पड़ता। और फाइट जो नेक टू नेक फाइट है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि 2020 में जो नीतीश कुमार थे और जो 2025 में नीतीश कुमार हैं, जो 2020 में बीजेपी थी, जो 2025 में बीजेपी है, उसमें भारी फर्क है। और दोनों, नीतीश कुमार में भी डिटोरिएशन हुआ, उनकी छवि का नुकसान हुआ है। 2020 में नीतीश कुमार जो है स्वास्थ्य के तौर पर इतने खराब नहीं थे। 2020 के चुनाव में मोदी की इतनी फजीयत नहीं हुई थी। 2024 के चुनाव में बहुमत नहीं आया नरेंद्र मोदी। 100 साल आरएसएस की और पार्टी जो सत्ता में है बीजेपी, उसको बहुमत नहीं। 100 साल जब कांग्रेस के हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। राजीव गांधी का याद कीजिए समय। राजीव गांधी 84 के बाद जब जीते थे, 85 था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1985 में कांग्रेस के 100 साल हुए थे। सबसे ज्यादा सीटें आई थी
416 सीटों के करीब लोकसभा में। लेकिन बीजेपी कहाँ? बिहार में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।